चलिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कुछ देर से लाइव आने के लिए। मोहित जी को गुड इवनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर कर दें अपने अपने ग्रुप में। अभी बिहार में इलेक्शन ड्यू है और इलेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा मैं कॉन्शियस हूँ और बातों को आपके आगे रखने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए मैं आ चुका हूँ। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ जाएं। चलिए, मैं अपनी बातों को अब शुरू करता हूँ। सारे बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरे प्यारे भाइयों, बहनों एवं माताओं को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल मेरे पास एक दुखद समाचार आई, जो किसी भी लोकतंत्र के पर्व में अवसाद भरने का काम करती है और इस तरह की वारदातें नहीं होनी चाहिए। इस तरह के वारदात की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और लोकतंत्र में जो नफरत फैलाने का काम किया गया है उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। साथ ही साथ मैं मृतक के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ और मृतक की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मृतक को एक बार मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, साउंड हटाइए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का त्योहार बहुत नजदीक आ चुका है। 3 नवंबर को इलेक्शन होना है और इलेक्शन होगा। इस इलेक्शन को रोका नहीं जा सकता, क्यों कि जो उम्मीदवार की हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, वो उम्मीदवार जिस पार्टी से थे, वो पार्टी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई नेशनल और स्टेट लेवल की पार्टी नहीं थी, जैसा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में प्रावधान है। आप साउंड को हटा दीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जैसा कि प्रावधान है, अगर आप सेक्शन 52 को देखेंगे, जो ये साफ साफ शब्दों में कहता है कि अगर किसी की मृत्यु इलेक्शन में होता के दौरान होता है या इलेक्शन से पहले, पोलिंग के ठीक पहले होता है, तो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी से अगर वो प्रत्याशी या उम्मीदवार है, तो उसी कंडीशन में इलेक्शन को पोस्टपोन या एडजर्न किया जा सकता है, इलेक्शन को रोका जा सकता है। ये सेक्शन 52 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, जिसके सेक्शन 52 साफ साफ शब्दों में ये बात स्पष्ट करता है। जब आप इलेक्शन सिंबल ऑर्डर देखेंगे 1968 का, तो वो कहता है, सेक्शन 6 देखेंगे आप उसका, तो उसमें बताया गया है कि स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बनने के लिए या रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए कुछ शर्तें हैं जिसको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप उन शर्तों को पूरा कर पाते हैं, उसी कंडीशन में नेशनल या स्टेट पार्टी बन सकते हैं, जिसके लिए कुल वैलिड वोट का 6% उसे लास्ट इलेक्शन में स्कोर करना पड़ता है। लेकिन जो जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी, जिससे कि मृतक प्रत्याशी खड़े थे, वो एक रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं है और इसलिए इलेक्शन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इसलिए इलेक्शन आपका 3 तारीख को हर हाल में होगा। ये बात
क्योंकि शिवहर के मतदाताओं के बीच ये बहुत कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई थी। तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, उनके अंदर अनिश्चितता का माहौल बन गया था कि क्या इस मृत्यु के बाद या हत्या के बाद क्या इलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इलेक्शन आपका होगा 3 तारीख को। अब सेक्शन 57 हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, जो ये साफ साफ कहता है कि अगर कोई राइट छिड़ता है, कोई दंगा फैल जाता है, या कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, किसी तरह की प्राकृतिक आपदा होती है, तो उस कंडीशन में डेट को बढ़ाया जा सकता है। ये सेक्शन 57 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है। और वैसे ही आप सेक्शन 153 आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो उसमें भी यही बातें होती है। खैर, ये तीनों धाराएं हमारे इस जो घटना है उस घटनाक्रम पे लागू नहीं होता, इसलिए आपका इलेक्शन 3 तारीख को होगा। अब हम अलग बातों पे कुछ बात करना चाहेंगे। हमारे पास जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, अब तो 21 प्रत्याशी हैं, पहले कुल 22 थे। 22 प्रत्याशियों का हमने ये चिट्ठा आपके सामने लाया है। इसमें सबसे ज्यादा चिट्ठा जो आपके सरफुद्दीन साहब हैं, ये 600 पन्नों की एक किताब है, जिसमें सरफुद्दीन जो आपके विधायक हैं, जो वर्तमान विधायक, उनका काला चिट्ठा मैंने ये इकट्ठा किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसकी मोटाई से आपको अंदाजा लग सकता है कि कितना बड़ा काला चिट्ठा मैं इनके खिलाफ इकट्ठा करके रखा हूं। इनकम टैक्स का नोटिस वो भी हमारे पास है, जो इनके पास इनकम टैक्स के नोटिस आ रखे हैं, और इन्होंने अपने एफिडेविट में झूठे बयान दिए हैं, उसका भी हमारे पास सारा सबूत आ चुका है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही व्यक्ति है जिसकी 2005 में अचल संपत्ति का, ये मैं सरफुद्दीन की बात कर रहा हूं, ये विधायक जिसकी अचल संपत्ति उस समय मात्र 30-35 लाख की हुआ करती थी, जो 2015 में बढ़ के 3.5 करोड़ की हो गई, और अब इनकी संपत्ति 4 करोड़ की हो चुकी है। 4 करोड़ 2 लाख की, 4 करोड़ 2 लाख की अब इनकी संपत्ति है। इनकी पत्नी अंगूरी बेगम, अंगूरी बेगम के नाम अभी संपत्ति जो दिखाया जा रहा है वो 40 लाख की संपत्ति दिखाई जा रही है। और 2005 में उनके पास, ये मैं सिर्फ अचल संपत्ति की बात कर रहा हूं, चल संपत्ति का तो ब्यौरा बहुत कम दिया हुआ है इनके पास। चल संपत्ति तो ये दिखाते नहीं, कैश नगद में डील करते हैं इनके पास, तो वो पता ही नहीं होता। तो अचल संपत्ति 40 लाख का हो गया, 2 लाख से सीधा बढ़ के अंगूरी बेगम का संपत्ति, अचल संपत्ति का ब्यौरा 40 लाख हो गया। मार्केट रेट की बात छोड़ दीजिए, ये वो रेट है जो सरकारी रेट है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। आप इनके बेनामी संपत्ति का ब्यौरा जो मैं अपने पिछले लाइव में दे चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। तीसरा, इनका एक आश्रित है, एक लड़का है, जिसकी संपत्ति, अचल संपत्ति का ब्यौरा 11 लाख रुपए ये दिखा रहे हैं। आप इनके एफिडेविट, मैं इस साल का शपथ पत्र लाया हूं, जिसमें इन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में 11 लाख रुपया दिखाया है। अगर आप इनके संपत्ति का कुल ब्यौरा देखेंगे, अगर इसको जोड़ के देखते हैं, तो 4.5 करोड़ की अचल संपत्ति इनके पास है, इनकी खुद की अर्जित की हुई 10 सालों में। 10 सालों में इन्होंने अर्जित किया है मात्र 30 लाख की संपत्ति से। आज ये 4.5 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, 4.5 करोड़ की अचल संपत्ति के मालिक आज ये बन चुके हैं, ये हमारे विधायक जी। इन्होंने किया क्या है? आपके नगर पंचायत में कोई भी सड़कों का निर्माण नहीं किया, महुआ गांव में एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। आप किसी भी इलाके में जाएं, कोई भी सड़क चलने लायक नहीं है, चलने की स्थिति में नहीं है, जर्जर स्थिति में है। और अगर आप मनरेगा और जल जीवन हरियाली और जॉब कार्ड की चर्चा करें, तो हर जगह इन्होंने घोटाला ही घोटाला किया है। तभी तो आज ये 30 लाख से के अचल संपत्ति का मालिक होते थे कभी, आज 10 सालों में इन्होंने घोटाला करके 4.5 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर लिया है। आपको मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने एफिडेविट में अपनी वाइफ, अपनी पत्नी अंगूरी बेगम का इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ है। अगर आप उसकी इनकम टैक्स का ब्यौरा देखें, 5 सालों का ब्यौरा इन्होंने लगाया है, आपको आश्चर्य होगा कितनी संपत्ति वो किस तरीके से अर्जित करती है, सोर्स क्या है उनके कमाने का। आप देखें, 2015-16 में इन्होंने भरा है, अंगूरी बेगम की बात कर रहा हूं मैं, सरफुद्दीन साहब की पत्नी अंगूरी बेगम है,
उनका 2015-16 में 2,84,000 का इनकम टैक्स भरा था। 2017-18 में सीधा बढ़ के आप देखिए 7,22,196 हो जाता है इनकम टैक्स। मतलब 2,84,000 से सीधा बढ़ के 7,22,196। कहां डाका डाला भाई? किस बैंक को लूटा आपने? किसको लूटा? कहां डाका डाला आपने? सीधा अंगूरी बेगम का इनकम टैक्स रिटर्न 2,84,000 से बढ़ के जो 7,22,196 हो जाता है एक साल के अंदर। अब आइए 2018-19 में देखेंगे, संपत्ति फिर इनका घट जाता है इनकम टैक्स रिटर्न और 6 लाख पे पहुंच जाता है। 2019-20 में देखेंगे तो 5 लाख पहुंच जाता है इनका इनकम टैक्स रिटर्न। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर इस जो आय है, इस आय का स्रोत क्या है? शिवहर की जनता जानना चाहती है कि अंगूरी बेगम आखिर काम क्या करती हैं, जिस काम से ये पैसा आता है। इनके काम का तो पता है, ये डाका डालते हैं, जनता के पैसे को लूटते हैं, जनता को हलाल करते हैं, मनरेगा का पैसा खा जाते हैं, जल जीवन हरियाली का पैसा खा जाते हैं और जनता के जो अधिकार हैं उनकी सारी सुविधाएं छीन छीन के खा जाते हैं। तो इनका तो आय का मुझे स्रोत पता है, लेकिन अंगूरी बेगम की आय का स्रोत नहीं मालूम है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर वो किस तरीके से कमाती हैं। और फिर इनका एक लड़का है, इनकी एक दूसरी पत्नी है, दूसरी पत्नी का कोई आय नहीं है, मोमिना खातून, उनकी कोई आय नहीं। तीसरी है जो बेटा है अकबर आलम, और शायद इनकी लड़की है सोफिया परवीन, उनकी कोई आय नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से ये 30 लाख से आज 4.5 करोड़ की अचल संपत्ति का मालिक बन गए। जनता यह जानना चाहती है और जनता को ये जानने का अधिकार भी है। और आपको वोट करने से पहले ये देखना भी है कि कौन व्यक्ति, इन बातों को ध्यान रखना है आपको मतदान करने से पहले कि कौन से व्यक्ति आपकी भलाई चाहता है और आपका हित चाहता है। दोस्तों, इनके ऊपर इनकम टैक्स का ऑफिस से नोटिस भी आ चुका है। आज नोटिस 5 सालों से इनके पास आ रहा है। इन्होंने अपने किसी मुनीम के, जो जिसका मैं अभी आपको अपने कमेंट बॉक्स में डालूंगा, अभी इनकम टैक्स की नोटिस का ब्यौरा, वो नोटिस भी आपके कमेंट बॉक्स में अभी जाएगा। आप देखिएगा कि किस तरह इन्होंने 2 करोड़ का ट्रांजेक्शन, फर्जी ट्रांजेक्शन किया हुआ है, जिसके बाबत इन्हें बार बार इनकम टैक्स नोटिस आ रहा है और बार बार ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इनकम टैक्स की नोटिस इनके कई फर्जी ट्रांजेक्शन के लिए आया हुआ है, जिसका मैं ब्यौरा आपको धीरे धीरे डालता रहूंगा। इलेक्शन से पहले तो मैं लगातार 4-5 दिन लाइव आऊंगा, ताकि आपको उनका पूरा डिटेल आपको दे सकूं बारी बारी से, और आपको बता सकूं कि किस तरह से इन्होंने लूटने का काम किया। तो जिस तरह से ये लूटने का काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इन्हें नहीं चुना जाए। इन्हें किसी भी तरह से अपना मत देकर अपना मत बर्बाद ना करें और शिवहर का भविष्य बर्बाद ना करें, जिस तरह से शिवहर का भविष्य आज चौपट हो रहा है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप अपने लिए ना सही, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जरूर सोचें। और मैं ये कहता हूं, अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी ये सवाल जरूर करेगी कि आप उस समय कहां थे जब राकेश शिवहरी आवाज बुलंद कर रहा था इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ? तब आप क्यों सोए थे? तो मैं ये आपका जमीर जगाने के लिए बार बार ऐसे ऐसे तथ्यों को, ऐसे ऐसे फैक्ट्स को आपके सामने ले आकर परोसता हूं, ताकि आप सच्चाई से रूबरू हो सके और इनके काले चेहरों को, सफेद कपड़ों के पीछे जो काले चेहरे छुपे हुए हैं, उनको देख सके, उनको पहचान सके और मतदान करने से पहले एक बार ये फैसला कर सके कि कौन सही है और कौन गलत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको कोरोना कालखंड की उन समस्याओं को याद दिलाना चाहता हूं, जब आप गाड़ियों में भर भर कर, ट्रकों में भर भर कर, जानवरों की तरह, उन बोरियों की तरह भर भर कर आप मुंबई से, दिल्ली से, गुजरात से अपने घर वापस आए थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरह सड़कों पे आप रात दिन भूखे प्यासे पैदल चलकर बिहार पहुंचे थे। मैं मतदान से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरह जनप्रतिनिधियों ने, जब आप क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती थे, तो किस तरह जनप्रतिनिधियों ने आपको नेग्लेक्ट किया था, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, आपकी तरफ आपको
तड़पने के लिए छोड़ दिया था। और अपने जो संबंधी हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसी सरफुद्दीन ने अपने संबंधी को बिना क्वारंटाइन सेंटर में डाले हुए रात को अपने घरों में इनको प्रवेश कराने का काम किया था, प्रशासन से मिलजुल कर। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि क्या कोरोना सिर्फ गरीब लोगों के लिए है? क्या कोरोना कालखंड में परेशानी सिर्फ गरीब लोगों के लिए था, आम लोगों के लिए था, खास लोगों के लिए नहीं था? मैंने आपको बताया था, जैसा मुंबई से आकर इनके साले रात को किस तरह घर में घुस गए थे बिना कोरोना की जांच कराए हुए। तो ये सारे नियम कानून और कायदे क्या गरीब लोगों के लिए होता है और आम लोगों के लिए होता है? खास लोगों पर क्या ये कानून लागू नहीं होता? मैं ये आपको बताना चाहता हूं किस तरह कोरोना कालखंड में आप लोगों ने भूखों प्यासे दिल्ली से, गुजरात से, मुंबई से पैदल चलकर, ट्रकों में ठूसकर, बसों में भरकर किस तरह आपको आना पड़ा और किस तरह की मजबूरियां आपको फेस करनी पड़ी। तो आप इन मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए आप मतदान करें। मेरा मकसद सिर्फ यही है, आपको आकर बार-बार जगाना, बार-बार बताना कि किस तरह लूटा जा रहा है, किस तरह ये जनप्रतिनिधि आपको लूटने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, हर एक मुखिया को पंचायत में 9-9 लाख रुपए दिए गए साबुन और मास्क के वितरण के लिए। वो रुपए में कितने लोगों को मास्क और साबुन मिला और सैनिटाइजर मिला, ये आपको अच्छी तरह पता है। बहुत लोगों को नहीं मिला। हजार-हजार रुपए जो देने थे लोगों को, जो प्रवासियों को मुख्यमंत्री की तरफ से जो 1000 रुपए का राशि बांटना था, वो सारा डीएम खा गया। वो डीएम और सरफुद्दीन विधायक मिलकर खा चुका। उसका भी अभी तक कोई ब्यौरा नहीं है। 69 लाख रुपए का घोटाला सिर्फ इन्होंने अपने 11,500 प्रवासियों को जो मच्छरदानी, दरी और जाजिम दरी और धोती देने का जो काम था और बाल्टी और मग, वो पैसे भी ये खा चुके हैं। तो आपको आरटीआई भी लगा चुका हूं मैं उसके बारे में, जो आप जानते ही हैं। आरटीआई में धीरे धीरे वो सारी बातें खुलकर आ रही है, आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके पास कितने आर्म्स हैं जो इसके नाम से हैं और इनकी पत्नी के नाम से। एक डबल बैरल गन है, दो राइफल है इनके पास, और इनके भाइयों के नाम मिला के कुल घरों में 17 से ज्यादा आर्म्स लाइसेंस है इनके पास। तो इतनी आर्म्स लाइसेंस की क्या जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आती। और किस तरह से प्रशासन का एब्यूज हो रहा है, किस तरह से प्रशासन का गलत उपयोग करके और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके करके इन्होंने सिर्फ अपने और अपने खास लोगों को, अपने भाई बंधुओं को इन्होंने हथियार दिलाने का काम, हथियार का लाइसेंस दिलाने का काम इन्होंने जिला प्रशासन के साथ मिलकर किया है। ये सब आपके सामने है। बेनामी प्रॉपर्टीज का ब्यौरा जो आप देख चुके हैं कि किस तरह से इन्होंने बेनामी प्रॉपर्टीज, जो मैं पीछे भी आपको अपने लाइव में कई बार बता चुका हूं कि किस तरह इन्होंने बेनामी प्रॉपर्टीज को हासिल करने का काम किया है। और इन्होंने 2 से 5 चिमनी बनाने का काम किया है, जनता को लूटने का काम किया है। आज मुझे बहुत खुशी होती है ये जानकर, जब मैं वहां का समीकरण देख रहा हूं कि आज सरफुद्दीन विधायक रेस में तीसरे स्थान पर हैं। अब जनता ने इनको सही सबक सिखाने का काम किया है, जनता ने इनको सही रास्ता दिखाने का काम किया है, बता दिया है कि आपकी औकात 30 लाख की थी, आप वापस 30 लाख पर पहुंच जाएं। बेहतर ये होगा, आप जनता को लूटने के बजाय, जनता को के हक को मारने के बजाय आप जाइए अपना व्यवसाय कीजिए, क्योंकि आप इस बात को डिजर्व नहीं करते। आप एमएलए बनने के लायक नहीं है। गलती से आपके ऊपर, या ऐसे कह सकते हैं कि ये शिवहर के लोगों की बदनसीबी थी कि आपने 10 साल शिवहर पे एज ए विधायक आपने राज करने का काम किया। आपको बताना चाहूंगा, मतदान करने से पहले आप अपने स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति जरूर देखेंगे। इस तरह स्वास्थ्य केंद्रों में, मैंने आपको बताया हमारे पास 19 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। आप जाके देखेंगे कोई भी स्वास्थ्य उपकेंद्र सुचारू रूप से नहीं चलता। कोई भी स्वास्थ्य उपकेंद्र डेली खुलने का काम नहीं होता है। किसी दिन डॉक्टर होता है तो किसी दिन नर्स नहीं होती, और कभी तो दवाइयां नहीं होती। इस तरह के स्वास्थ्य उपकेंद्रों के हालात हैं। आप हर एक पंचायत में जाकर देख ले किस तरह से स्वास्थ्य उपकेंद्र जर्जर स्थिति में है, स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से नहीं चल रहा। और कुल मिला जुलाकर स्थिति आपके प्राथमिक हेल्थ सेंटर का भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी है। आप वहां जाकर भी देख सकते हैं किस तरह डॉक्टर, मैंने जैसा आपको बार बार वीडियो डालने का काम किया है, किस तरह डॉक्टर नहीं होते और नर्स काम करती है और वो भी पैसे मांगने का काम करती है। बच्चा जनने पर, बच्चा पैदा होने पर
2000 से 2500 रुपया लेने का काम किया जाता है। दवाइयां उपलब्ध नहीं होती, दवाइयों के लिए बहना बाहर भेजने का काम किया जाता है। यही कुल मिलाकर स्थिति आपने मातृ एवं शिशु हॉस्पिटल का देखा होगा, किस तरह विमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का कंडीशन है। विमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल आप जाकर देखेंगे, आपने बाढ़ में देखा होगा किस तरह की जर्जर स्थिति बनी हुई थी, पानी भरा हुआ था, कमर भर पानी था, बेड डूबे हुए थे, डॉक्टर की सुविधा नहीं थी, डॉक्टर वहां थे नहीं अवेलेबल समय पे, दवाई नहीं समय पे उपलब्ध, और वहां आदमी मरीज ठीक से पहुंच नहीं पा रहा था। कुल मिलाकर स्थिति सदर अस्पताल की भी यही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मतदान करने से पहले आप अपने प्रत्याशियों से ये जरूर सवाल करें कि क्या इनका स्थिति सुधरेगा, क्या इन अस्पतालों की स्थिति सुधारने की आप में क्षमता है। अगर आप देखते हैं कि सामने वाले में ये क्षमता है, तभी आप वोट करें, मतदान करें। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आपको किसको मतदान करना है, क्योंकि मैंने किसी पार्टी का के साथ अलायंस नहीं है। मैं एक भ्रष्टाचार विरोधी मंच चलाता हूं और मैं सवाल उठाने का काम करता हूं और हमेशा सवाल उठाता रहूंगा। मैं आपको ये कभी नहीं बताऊंगा कि आपको मतदान किसको करना है। मैं आपको ये जरूर बताता रहूंगा कि आपको मतदान किसको नहीं करना है। तो मतदान नहीं करना है, उसमें दो व्यक्ति का नाम मैं आपसे को लेता हूं। पहला सरफुद्दीन विधायक और दूसरा विजय पांडे। अब विजय पांडे की कुछ बात हम कर लेते हैं। विजय पांडे नगर पंचायत में आपको पता है वार्ड मेंबर हैं। अपने भाई संजय पांडे की हत्या के बाद, जो 2013 में संजय पांडे की हत्या हुई थी, उस हत्या के बाद इस विजय पांडे ने अपने भाई के हत्यारों के साथ हाथ मिलाने का काम किया। नगर के लोगों को बेवकूफ बनाते हुए, नगर के लोगों के साथ, नगर के निवासियों के साथ झूठा वादा करते हुए इन्होंने वोट लेने का काम किया। संजय पांडे की हत्या पे इन्हें संवेदना पे वोट मिल गई। वोट मिलने के बाद इन्होंने अपने भाई जमीर बेचकर अपने भाई के हत्यारों के साथ हाथ मिलाकर उन्हें अध्यक्ष बनाने का काम किया, जो आप सबके सामने स्पष्ट है। और आज उपाध्यक्ष के पद पर खुद ही बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि इन अध्यक्ष अंशुमान नंदन सिंह और उपाध्यक्ष विजय पांडे के नेतृत्व में किस तरह की जर्जर स्थिति नगर पंचायत की बनी हुई है। जगदीश नंदन पथ की स्थिति आप लोगों से छुपी नहीं हुई है। जगदीश नंदन पथ आप नगर पंचायत में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसका जीता जागता उदाहरण है। ये नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो विजय पांडे हैं, इनकी मिली भगत से किस तरह 52 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, जिसका काला चिट्ठा मेरे पास है। और उसको खोलने का काम मैंने, उस काले चिट्ठे को आपके सामने रखने का काम मैंने समय समय पर पिछले अपने लाइव में किया है और आगे भी करता रहूंगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे टीम का भ्रष्टाचार विरोधी मंच में जो इतने लोग जुड़े हुए हैं, 3000 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं और लगातार काम करते रहे हैं। हम भ्रष्टाचार विरोधी मंच की तरफ से आप लोगों और अपने सदस्य की तरफ से आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप मतदान करने से पहले आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। कौन व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, कौन व्यक्ति दलाल टाइप का है, और इन दलालों को रास्ता दिखाने का काम आपको करना है। किस तरह की स्थिति नगर पंचायत में व्याप्त है, आपने बरसात के समय में देखा होगा। बरसात में किस तरह सड़कें जर्जर स्थिति में थी, कोई भी सड़क चलने के लायक नहीं। पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है सड़कों, नगर पंचायत में नाली की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। पैसे पूरे आते हैं, आपको बताया बताया मैंने, जैसा आपको बताया, नगर पंचायत में 10 करोड़ का बजट है। हर साल 10 करोड़ से 14 करोड़ रुपया आता है नगर पंचायत में। और ये रुपया का जाता कहाँ है आखिर। इसके अलावा होल्डिंग टैक्स है, इसके अलावा बहुत सारे तरह के कर वसूली का काम होता है। इन सब पैसों का आखिर होता क्या है। तो ये साफ स्पष्ट है आपके सामने। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलकर खाने का काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को आपको नकारने की जरूरत है और मतदान से पहले ऐसे लोगों को आपको हार की मुंह दिखाने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सदर हॉस्पिटल और मातृ एवं शिशु हॉस्पिटल की स्थिति आपने देखी होगी किस तरह दयनीय है। आखिर इनके लिए कौन कौन व्यक्ति जिम्मेदार है। अब आइए मैं आपको शिक्षा की बात करता हूं। पूरे जिला में शिक्षा का स्थिति कितने निम्न स्तर तक पहुंच गया है, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। कोई भी व्यक्ति आज सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को देने से पहले हिचकिचाता है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और वहीं प्राइवेट स्कूल बहुत फल फूल रहा है। प्राइवेट स्कूल के व्यापार दिनों दिन, दिन दूनी रात चौगुना, उनका व्यापार लगातार बढ़ता जा। आखिर क्यों। अगर प्राइवेट स्कूल
इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप प्राइवेट स्कूल को ही दे दो, सारे स्कूल को प्राइवेटाइज कर दो, निजीकरण कर दो सारे स्कूल का, ताकि वो प्राइवेट स्कूल बनकर और सही तरह से शिक्षा देने का काम करें। लेकिन ऐसा तो होना नहीं है, क्योंकि शिक्षा एक और शिक्षा संस्थान आज के डेट में कमाई का एक महत्वपूर्ण जरिया बना हुआ है। और वहां के शिक्षक और वहां के मिड डे मील में काम करने वाले सारे कर्मी, चाहे वो प्रखंड स्तर पे हो और किसी भी स्तर पर, वो मिलकर पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं और पैसे को खाने का काम कर रहे हैं। ड्रेस के नाम पर जो पैसा आता है, मिड डे मील के नाम पर जो पैसा आता है, जो और अन्य बजटों में जो पैसा आता है, मैंने इसके लिए आरटीआई भी लगाया है। और वो आरटीआई का जवाब ये तो जल्दी देते नहीं, आपको पता है, मुझे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन तक जाना पड़ता है, राज्य सूचना आयोग तक, तब जाके मुझे सूचना मिलती है। तो आप देख रहे हैं किस तरह राइट टू इंफॉर्मेशन, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे ये विधायक जिम्मेदार है, क्योंकि इसे आरटीआई एक्ट का पता नहीं, इसे क्योंकि इसे लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का पता नहीं। बैंकों में आपने देखा है, आप किसी भी तरह का अकाउंट खुलवाने जाए, करेंट अकाउंट खुलवाने जाए या किसी तरह का लोन लेने जाए, उसमें आपको तरह तरह का रिश्वत मांगा जाता है। बैंकिंग नोडल अथॉरिटी जिला में बैठी हुई है, लेकिन काम नहीं कर रही, क्योंकि आपका मालिक ही दलाल है, आपका मालिक ही गंदा है, उसे ही अपनी दलाली खाने से फुर्सत नहीं है। मैंने आपको बताया, ये विधायक जो सरफुद्दीन है, किस तरह दलाली का काम, किस तरह इसने मंदिर और मठों की जमीन को कब्जाने का काम किया है, ये आप लोगों से छुपा नहीं हुआ। इसने जो मठ है शिवर मठ, उसका 3 कट्ठा जमीन को बेचने का काम किया है। इसने सरोज रानी पोखरा को खरीदने का काम किया है। और आपने देखा, ये बिसाई मठ की जमीन को ये और इसके बंधुओं ने मिलकर कब्जा रखा था। तो किस तरह से इन्होंने मंदिर और मस्जिद की जमीन और मठों की जमीन का दलाली कमाने और खाने का काम किया। और वैसे भी ये दलाल है, जमीन को बेचने का काम करते हैं ये विधायक जी। जो शिवहर में आज जमीन का रेट इतना आसमान छू रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इनका हाथ है। आज जो ईंट का रेट इतना आसमान छू रहा है, इसके पीछे भी इनका कहीं ना कहीं हाथ है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, आपसे विनती है कि आप मतदान से पहले, जैसे इनके तीसरे स्थान पर अब ये विधायक जी बन चुके हैं, तो यह चौथे स्थान पर आ जाए। इसके लिए मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि इनको चौथे स्थान पर लाने का काम करें और इस विधायक को हार का मुंह दिखाने का काम करें और इसे हराने का काम करें। क्योंकि जिस दिन सरफुद्दीन पराजित होगा, उसी दिन से शिवहर विकसित होगा। सरफुद्दीन पराजित और शिवहर विकसित, यही नारा आप लोगों ने को देना है। और हमें कोई दलाल नहीं चाहिए, हमें दलाल नहीं चाहिए, हमें जमीन का दलाल नहीं चाहिए। हमें तो वो व्यक्ति चाहिए, वो इंसान चाहिए जो शिवहर के विकास को लाने का काम करे, जो शिवहर से भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करे, जो शिवहर के अफसरशाही को खत्म करने का काम करे। लेकिन इस व्यक्ति ने आज पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा जिस पर काम किया है, वो है दलाली, भ्रष्टाचार और शिवहर में अफसरशाही। आप किसी भी दफ्तर में जाएं, आपका काम बिना पैसे और रिश्वत लिए नहीं होगा। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसने दलाली को बढ़ावा दिया है, इसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। कभी भी इस मैं कहना चाहता हूं आपसे, एक जनप्रतिनिधि का हमेशा ये जिम्मेदारी होती है, दायित्व है, ये कर्तव्य है, ये फर्ज है एक जनप्रतिनिधि का, कि अगर कोई व्यक्ति किसी रिश्वत मांगने जाता है और उसे ये पता चले कि इसने ये रिश्वत मांगा है, अगर वो 200 रुपए रिश्वत मांगा है, तो इस जनप्रतिनिधि का फर्ज है कि उस व्यक्ति को पकड़ के 200 जूते मारे और उससे ये पूछे कि तुमने किसके किसके आदेश पर, तुमने किस अधिकार से इससे 200 रुपए का रिश्वत लेने का काम किया। जब ये जनता का अधिकार है, इसमें रिश्वत किस बात की? आखिर आप किसी से रिश्तेदारी नहीं जोड़ने जा रहे हैं कि उसे 200 रुपया 500 रुपया आपको देने की जरूरत पड़े। तो आपको इन सब चीजों को देखना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको मतदान करना है दोस्तों। मतदान में एक और बात कहना चाहूंगा, सिर्फ एक तरफ एक हाथ से ताली नहीं बजता, ताली भी दोनों हाथों से बजा करती है, ताली के लिए भी 2 हाथ चाहिए। आपने ये गलती सिर्फ जनप्रतिनिधियों और प्रत्याशियों का नहीं है, कहीं ना कहीं आप भी गलती कर जाते हैं, जिसका खामियाजा आपको आने वाले 5 सालों तक भुगतना पड़ता है। दोस्तों, मतदान करने से पहले आप किसी भी लालच में ना पड़े। मैंने ये नहीं कहा कि आप पैसे मत लें, पैसे जो देता है रख ले, पैसे रखने के में कोई बुराई नहीं है, आप पैसे रखें, वोट आप अपने इससे करें। और आपको किसी तरह का भी दबाव या लालच या अंडी इन्फ्लुएंस पैदा किया जाता है कि नहीं आप इसी को वोट करें,
तो आप मेरे नंबर 9711771000 पे जरूर फोन करें कि इस प्रत्याशी ने या इस जनप्रतिनिधि ने मुझे ये या इस दलाल ने मुझे ये दबाव डाला है कि इतने पैसे ले लो और इस व्यक्ति को मतदान करो। मेरा नंबर नोट करें। अगर कोई भी व्यक्ति आपको डराता है या धमकाता है या रुपए का लालच देता है तो कृपया मेरे नंबर 9711771000 पर जरूर कॉल करें और मुझे बताने का कृपया करें कि वो जनप्रतिनिधि कौन है। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये राकेश शिवहरी का वादा, और उसकी गिरफ्तारी भी होगी और उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा। उसके खिलाफ ही नहीं, उस व्यक्ति के खिलाफ, उस दलाल के खिलाफ ही नहीं, उस प्रत्याशी के खिलाफ भी जिसके लिए वो वोट खरीदने का काम कर रहा है या पैसा बटने का काम कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी भी लालच, शराब, मुर्गे के लालच में ना पड़े और अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए मतदान करें। जो कोरोना कालखंड में आपने दुख झेला है, जिस तरह की परिस्थितियां आपने झेली है, आप ये सोचकर मतदान करें कि उसी तरह की परिस्थितियां आपके बच्चों को ना देखना पड़े, ना झेलना पड़े, आपके आने वाली पीढ़ी को ना सामना करना पड़े। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप मतदान करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। हाँ दोस्तों, एक पॉइंट और, मैं आपको एक बताना बात भूल गया कि रमा देवी के बारे में मैं अब आपको कुछ बता दूं। रमा देवी आजकल, रमा देवी के बारे में आपको बता दूं कि शिवहर में जितने भी चोर हैं उन चोरों का सरदार ये रमा देवी है। और आज आप देख रहे हैं किस तरह चोर चोर मौसेरे भाई बने हुए हैं, किस तरह से रमा देवी आज सरफुद्दीन के लिए प्रचार करने का काम कर रही है। ये तो खुद ही चोर हैं। आपने देखा किस तरह से इन्होंने ओडीएफ, शिवहर को ओडीएफ घोषित कराने का काम किया है, किस तरह से इन्होंने दलाली देकर, रिश्वत देकर, पत्रकारों को रिश्वत देकर और अन्य लोगों को इन्होंने रिश्वत और पैसे बांटकर, किस तरह लोगों को मिलाकर इन्होंने शिवहर को ओडीएफ घोषित कराने का काम किया है, जो आपकी नजरों के सामने है। आप किसी भी सड़क पर 7 बजे के बाद शाम को गुजर जाए या 5 बजे सुबह से पहले गुजर जाए तो आपको साफ साफ सर्टिफिकेट के तौर पे दिख जाएगा, कि साफ साफ तस्वीर दिख जाएगा कि किस तरह शिवहर ओडीएफ हो चुका है। तो इस तरह से फर्जी तरीके से शिवहर को ओडीएफ घोषित कराने का काम इन्होंने किया। और इसी एवज में 2017 में एक धरना प्रदर्शन पर कोई मुखिया, महिला मुखिया भी बैठी थी, जिसके बाबत एक एफआईआर शिवहर में अभी तक दर्ज हो चुका 2017 में, लेकिन उसके बाबत अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इतने लोग नामजद अभियुक्त बनाए गए उस भ्रष्टाचार में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप देख रहे हैं किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से भ्रष्ट व्यवस्था में हम आप जीने को मजबूर है। तो आवाज बुलंद करने की जरूरत है। और रमा देवी ने सारे भ्रष्टता को, एनएच 104 की स्थिति देखी। आज पिछले 4-5 सालों से एनएच 104 चलने की स्थिति में नहीं है, एनएच 104 का निर्माण नहीं हो पाया है। आखिर इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है? इनको आश्वासन, इनका आप तीसरा टर्म है रमा देवी का, लेकिन आज तक रेल नहीं आ पाया। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से के भ्रष्ट सांसद के रहते हुए जो भ्रष्ट सांसद आज एक भ्रष्ट विधायक के लिए प्रचार करने का काम कर रही है और भ्रष्ट व्यक्ति को विधायक बनाने का काम कर रही है, इस तरह की से भ्रष्ट सांसद, और अगर इस तरह का भ्रष्ट सांसद दोबारा आता है, हम इनके खिलाफ भी आह्वान चला चुके हैं, इनके खिलाफ भी हमारी जो है युद्ध की तैयारी हो चुकी है और इन्हें भी हम भगाने का काम करेंगे। सरफुद्दीन को तो इस बार हमने भगाने का काम कर ही दिया है लगभग, और 10 तारीख को आप ये रिजल्ट देखेंगे कि सरफुद्दीन तीसरे स्थान पर रहेगा। और यही काम मुझे 2024 में रमा देवी को भी दिखाना है। रमा देवी को भी हमें शिवहर से भगा के दम लेना है। ये राकेश शिवहरी का आपसे वादा है। ये रमा देवी अगर चाहती तो आज शिवहर में रेल होता, लेकिन इन्हें रेल से क्या मतलब, इन्हें तो अपने जेब भरने से मतलब है। और इन्होंने भी काफी अचल संपत्ति, चल और अचल संपत्ति को जमा करने का और इकट्ठा करने का काम किया है। तो इस तरह की भ्रष्टाचार और व्यवस्था को इन्होंने बढ़ाने का काम किया है और सबकी मिले भगत है। मैंने आपको बताया जैसा रमा देवी बहुत ही भ्रष्ट सांसद हैं, इतनी भ्रष्ट सांसद आज तक शिवहर के इतिहास में नहीं हुआ। इसी भ्रष्टता की वजह से वो एक भ्रष्ट व्यक्ति को साथ दे रहे हैं और एक भ्रष्ट व्यक्ति को विधायक बनाने के लिए तुले हुए हैं और उसके लिए घूम घूम के प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो मैं दोस्तों आपसे बताना चाहता हूं कि ये सारे भ्रष्टाचार का जड़ ही रमा देवी है, और दूसरे पायदान पे ये विधायक हैं, और तीसरे पायदान पे आपकी जो जिला परिषद चेयरमैन है वो नीलम देवी हैं। ये तीनों व्यक्ति मिलकर शिवहर को लूटने खसोटने का काम कर रही हैं दोनों हाथ से, और हर तरह के घोटाले में ये तीनों व्यक्ति, आपको शौचालय घोटाले में ये नीलम देवी पूर्ण रूप से शामिल है। और किस तरह की भ्रष्ट व्यवस्था है में हम आप जीने को मजबूर हैं, और भ्रष्ट व्यवस्था में आपकी आने वाली पीढ़ी जीने को मजबूर होगी। तो आज
सही वक्त है, आपको सही फैसला लेने का। आज सही वक्त है आपको अपनी आवाज बुलंद करने की, और आज सही वक्त है कि आपको मैं मिला हूं कि आप मेरे साथ अपनी आवाज को आवाज दें, ताकि शिवहर में सुधार हो और शिवहर में विकास हो। और यही सोचकर आपको मतदान करना है, हमारी आवाज के साथ आपको आवाज मिलाना है, हमारे आह्वान के साथ आपको निकल कर बाहर आना है और मतदान करना है, और इस तरह से हमें शिवहर को विकसित करना है। यही हमारा नारा है, स्वच्छ शिवहर, सुंदर शिवहर, विकसित शिवहर, भ्रष्टाचार हटाओ, शिवहर को विकसित बनाओ, सरफुद्दीन हराओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, सरफुद्दीन पराजित, शिवहर विकसित। रमा देवी को भी हटाना है 2024 में, रमा भगाओ, शिवहर को विकसित बनाओ। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय भारत, जय हिंद, जय बिहार, जय शिवहर।